हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने मीनिंग, स्कोप, नेचर और इसके अलावा डिफ्रेंशिएशन किया था मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, और टूल्स क्या यूज़ होते हैं वो देखे थे। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे फ़ायदे क्या हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, और देन लिमिटेशन या फिर कह लो डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वन बाय वन उसको देखा जाएगा। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके नोट्स ले सकते हैं। लिंक आपको चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर किसी क्लासेस की भी रिक्वायरमेंट है, ऑनलाइन क्लासेस अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग चाहिए तो वो भी डिटेल्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। हाँ जी, तो हमारा सबसे पहला एडवांटेज क्या है सर? इंक्रीज दी एफिशिएंसी। देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सबसे पहली मेन एडवांटेज हमें क्या प्रोवाइड करता है? हमारे काम की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। यानी कहीं ना कहीं आप ये कह लो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हमें सबसे पहले वो सारे इनएफिशिएंट एरियाज पता चल जाते हैं जिसमें हमें वर्क करना है। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो डेटा होता है ना, वो प्रॉपरली इस तरीके से एनालाइज करा जाता है जिसके थ्रू हमें वो सारे इनएफिशिएंट एरिया पता चल जाते हैं जहाँ पे हमारी वेस्टेजेस हो रही हैं और जहाँ पे हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। और इसकी मदद से हम कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी उन उन अंडर परफॉर्मिंग एरिया की बात कर लो या फिर उन वेस्टेजेस के बारे में बात कर लो, उसके ऊपर प्रॉपर टाइमली एक्शंस ले सकते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्टिविटी भी आपको इंक्रीज होती दिखेगी। तो आप ये कह सकते हो कि सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम बहुत सारे डेटा को प्रॉपर्ली एनालाइज करके ये देख लेते हैं कि कहाँ पे हमारी वेस्टेजेस ज़्यादा हो रही हैं, कहाँ पे हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, यानी इन शॉर्ट कहाँ पे हम इनएफिशिएंट हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम अपने एक्शंस टाइमली ले लेते हैं, करेक्टिव एक्शंस टाइमली ले लेते हैं, और उसके थ्रू हम अपने काम को जल्दी से इंप्रूव कर लेते हैं या फिर कह लो अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर लेते हैं। स्पेशली मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसको हम ABC टेक्निक कहते हैं, या फिर बेंचमार्किंग जो टेक्निक्स होती हैं उनको यूज़ करते हैं अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट करने के लिए। राइट, तो पहला एडवांटेज हो गया। सेकेंड आता है सर प्लानिंग को इम्प्रूव करना। देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हमें स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल प्लानिंग में भी मदद करता है। मतलब देखो, मैनेजर्स को सबसे ज़रूरी क्या होता है कि उसने अपनी प्लानिंग इस तरीके से करनी है जिससे उसके जो प्लानिंग गोल्स हैं वो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन गोल से अलाइन हो सके। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है ना, उसमें हम बजटिंग की बात कर लो या फोरकास्टिंग की बात कर लो या फाइनेंस के रिलेटेड बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं ऑटोमेटिकली। जिसका इस्तेमाल करने से क्या होता है, हम वो सारा डेटा ले लेते हैं, वो सारा डेटा हमें मिल जाता है, वो सारा डेटा मैनेजर्स को प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसके थ्रू वो अपनी स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल प्लानिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। और ये जो प्रोएक्टिव अप्रोच रखती है ना, मतलब जो ये प्रोएक्टिव अप्रोच होती है ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, जो मैंने अभी बताई, इस अप्रोच की मदद से कहीं ना कहीं जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने रियलिस्टिक गोल्स बड़ी आसानी से सेट कर लेते हैं, प्लस वो हमेशा चैलेंजेस लेने के लिए अपने आप को प्रिपेयर आसानी से कर लेते हैं। तो ये भी एक सेकेंड एडवांटेज है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जिसके ज़रिए आप ये कह सकते हो कि प्लानिंग करना बहुत आसान हो जाता है विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स, जिसमें बजटिंग आती है या फोरकास्टिंग की बात कर लो। स्पेशली इन टेक्निक के ज़रिए हम मदद करते हैं वो सारा डेटा प्रोवाइड करने में मैनेजर्स को, जो उनको इस प्लानिंग मतलब स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल प्लानिंग में मदद करते हैं। सर इसके बाद आता है इंक्रीज द ROCE, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए, कितना पैसा आपने लगाया उसके ऊपर जितना ज़्यादा रिटर्न आएगा उतना आपका फ़ायदा। ऑफकोर्स इसी चीज़ का ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको रिटर्न कितना मिल रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड पे, पहले तो आपको ये बताने में मदद करता है, प्लस उसको बढ़ाने में भी मदद करता है, मतलब उस चीज़ को इंक्रीज़ करने में भी मदद करता है। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम प्रॉपर्ली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज कर लेते हैं, कैपिटल कितनी यूटिलाइज हो रही है ये देख लेते हैं, और ऑटोमेटिकली इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमने जहाँ पैसा लगाया है क्या वो हमें प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है कि नहीं, क्या वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल चीज़ है या नहीं। स्पेशली इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर अगर हम बात करें तो कैपिटल बजटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं ये जानने के लिए कि हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलने के चांसेस हैं, सो दैट हम ये डिसीजन ले सकें कि किस में पैसा इन्वेस्ट करना बेटर होगा और किस में नहीं। तो ये हो गया जिससे हम अपने रिटर्न को आने वाले समय में बढ़ा भी सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मदद से। क्लियर? सर इसके बाद आता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन।
फोर्थ मेन एडवांटेज क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन फोकस होता है कंपनी के अंदर उसकी मतलब कंपनी की वैल्यू को बढ़ाना। इन शॉर्ट कहूँ तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन फोकस ही क्या होता है कि कंपनी की वैल्यू कैसे बढ़ाई जाए, ओवरऑल वैल्यू पे फोकस करना। बहुत सारी टेक्निक्स जैसे कि आप बात कर लो वैल्यू चेन एनालिसिस की बात कर लो, या फिर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की बात कर लो। इससे हमें क्या पता चलता है, इसमें मैनेजर को क्या मदद मिलती है, मैनेजर्स को ये पता चल जाता है कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो वैल्यू एडेड है और कौन सी नॉन वैल्यू एडेड है, मतलब कौन सी हमें वैल्यू दे रही हैं और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिनसे हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। उसके थ्रू हम अपने डिसीजन आसानी से ले लेते हैं और ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जिन एक्टिविटी से हमें फ़ायदा होगा हम सिर्फ उन्हीं एक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस करके अपने आप को आगे लेकर जाएंगे। तो ये आइडेंटिफिकेशन कहीं ना कहीं हमारे कंपनी की वैल्यू को बढ़ाने में मदद करती है, जिससे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है सर इसके बाद इम्प्रूव द रिलेशनशिप विद द एम्प्लॉयज़। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग ट्रांसपेरेंट वे में शो करते हो, मतलब अगर आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग ट्रांसपेरेंट है तो ऑटोमेटिकली आपके जो रिलेशनशिप आपके एम्प्लॉयज़ के साथ होंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप ये कह सकते हो कि अगर आप अपनी बजटिंग प्रोसेस की बात कर लो या प्लानिंग प्रोसेस की बात कर लो, अगर उसमें अपने एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व कर लेते हो सर, उसमें अपने एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व कर लेते हो तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। उनके साथ बाकी सारी चीज़ें भी शेयर कर लेते हो तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, जिनसे उनका जो ट्रस्ट है वो बिल्ड होगा। प्लस उनको ऐसा लगेगा कि उनको भी कहीं ना कहीं सेंस ऑफ ऑनरशिप दी जा रही है, उनकी सेंस ऑफ ऑनरशिप इंकरेज की जाएगी। प्लस अकाउंटेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आपको देखने को मिलेगी, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो सर ये सारे एक तरीके से कह लो ये सारे फ़ायदे भी आपको देखने को मिलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। स्पेशली मेन क्या है इसके अंदर कि हम एम्प्लॉयज़ के साथ अपना रिलेशन अच्छा बना लेते हैं जब हम उनको कनेक्ट कर लेंगे और उनको ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड करेंगे, राइट। इसके बाद आता है सर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। बहुत सिंपल सी बात मैंने बार बार बताई हुई है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको डिटेल्ड प्लस रेलेवेंट प्लस टाइमली इन्फॉर्मेशन देता है, जिससे आप बहुत आसानी से क्या ले लेते हो, डिसीजन ले लेते हो। स्पेशली मैनेजर्स डिसीजन आसानी से ले सकते हैं, जैसे कि प्राइसिंग के रिगार्डिंग कर लो बात, या प्रोडक्ट मिक्स के रिगार्डिंग कर लो बात, या न्यू मार्केट को एंटर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों के जो डिसीजंस होते हैं ना, विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स हम बहुत आसानी से ये डिसीजंस ले सकते हैं एज अ मैनेजर, राइट। नेक्स्ट आता है सर परफॉर्मेंस मेजरमेंट करना। देखिए परफॉर्मेंस मेजरमेंट के बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसमें जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि वेरिएंस एनालिसिस की बात कर लो, या बैलेंस स्कोर कार्ड की बात कर लो, या फिर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात कर लो। इनके थ्रू हम अपने मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को अच्छे से देख लेते हैं कि क्या जो टारगेट सेट किए गए थे क्या वो उसके अकॉर्डिंग काम हुआ है, कहीं हम लैग तो नहीं रह गए। अगर हम लैग रह गए हैं तो हम वो सारे एरिया आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिसमें हमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, और उन चीज़ों पे हम फोकस करके अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ अलाइन कर लेते हैं, जिसके थ्रू हमें परफॉर्मेंस मेजरमेंट करने का भी मौका मिलता है, प्लस उसको ठीक करने के अकॉर्डिंग भी हमें काफ़ी मदद मिलती है। तो टाइमली बेसिस पे एक्शन लेकर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करते हैं, राइट। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एडवांटेज हो गया। नेक्स्ट आ रहा है सर कॉस्ट मैनेजमेंट। देखिए अगर आपका कॉस्ट मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिव है ना, तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सबसे बड़ी एडवांटेज है। यानी आप ये कह लो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू ही आपका कॉस्ट मैनेजमेंट इफेक्टिव बनाया जा सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ज़रिए हमें पता चल जाता है कि कॉस्ट किस तरह से बिहेव कर रही है, मतलब कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, कॉस्ट कम लग रही है, कॉस्ट ड्राइवर कौन से होंगे। इन चीज़ों के ऊपर मतलब इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके प्लस इन चीज़ों को प्रॉपर्ली एनालाइज कर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के के अंदर हमें ये भी बेनिफिट हो जाता है कि हमने कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करनी है जिससे हमारी कॉस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्पेशली मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम ये काम कॉस्ट मैनेजमेंट का है वो बहुत आसानी से कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है सर इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। यानी अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को भी इंक्रीज़ करने में हमारी मदद करती है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक्यूरेट और ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हो ना, तो उससे कहीं ना कहीं कंपनी का जो नेचर होता है वो काफ़ी अच्छा बन जाता है, और उससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता दिखता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंटरनल रिपोर्ट्स होती हैं, जो डिटेल इंटरनल रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, या फिर कह लो कि जो हम फोरकास्ट करते हैं, उसके थ्रू मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्वेस्टर्स को ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे देती है कि कंपनी की क्या फाइनेंशियल हेल्थ है, कंपनी का क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट रहेगा, और कंपनी किस चीज़ की ओर ध्यान देने वाली है।
तो उन चीज़ों को दिखाकर, उन चीज़ों के बारे में बताकर इन्वेस्टर्स को जब पता चल जाता है, उन इन्वेस्टर को ये पता चलता जाता है कि फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है कंपनी की, अगर ये बहुत बहुत बढ़िया उनको नज़र आती है तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, प्लस उनका ट्रस्ट भी बढ़ेगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे इन चीज़ों में इन्वेस्ट करने के रिगार्डिंग। राइट सर? तो ये मेन एडवांटेजेस हो गए सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, जो आपको पता होने चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं सर कि लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस क्या होंगी एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। मतलब लिमिटेशंस की बात कर लो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर आप कर भी रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं, उसमें लिमिटेशंस क्या हैं। तो सर सबसे पहले आती है डेटा क्वालिटी के ऊपर रिलायंस, मतलब रिलायंस ऑन डेटा क्वालिटी। मतलब आप सीधी सीधी बात करके देखो तो सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग खुद में कुछ भी नहीं है। मतलब इसमें जो भी चीज़ें हैं वो या तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डेटा पे डिपेंड है या फिर कॉस्ट मैनेजमेंट के यानी कॉस्ट अकाउंटिंग के डेटा पे डिपेंड है। यानी जो भी डेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का होगा उन्हीं चीज़ों के डेटा के ऊपर मैनेजमेंट अपना काम करेगा। तो अगर उनमें ही डेटा कहीं ना कहीं गलत हुआ तो उसका रिजल्ट किसके ऊपर आएगा, मतलब उसका इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रिजल्ट भी क्या होगा, इनएक्यूरेट माना जाएगा। तो सर अब इसके बाद क्या है सर, इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट। देखिए बात सीधी सीधी है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग चाहे वॉलंटरी है, तो वॉलंटरी है तो कौन करता दिखेगा आपको, ज़्यादातर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस। तो सिमिलरली वही चीज़ यहाँ पे आती है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम को लेकर आना, चाहे वॉलंटरी ही लेकर आना है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव नेचर है सर, स्पेशली स्मॉल बिजनेस के लिए। उनके लिए ये चीज़ को लेकर आ पाना मुश्किल है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ रहे हैं, आप लेकर आ रहे हो तो उसको वो सारे फ़ायदे मिलेंगे जो हमने ऊपर डिस्कस करे। लेकिन अगर स्मॉल बिजनेस वो चीज़ लेकर ही नहीं आ पा रही तो उनको वो एडवांटेज भी नहीं मिलेंगे जो हमने पढ़े। तो कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस भी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है आपको दिखेगी नहीं। तो अगर आपको मतलब अगर उन स्मॉल बिजनेसेस को अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करनी है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग लेकर आनी पड़ेगी, लेकिन एक्सपेंसिव भी बहुत है। तो इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट भी एक लिमिटेशन आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है सर सब्जेक्टिविटी इन द इंटरप्रिटेशन। देखो आफ्टर ऑल मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसके बेसिस पे है, मैनेजमेंट के बेसिस पे। तो सर यहाँ पे सवाल उठता है पर्सनल बायसनेस का, यहाँ पे सवाल उठता है ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी का। तो सर सब्जेक्टिविटी आती है इंटरप्रिटेशन के अंदर, ये एक सबसे बड़ा कारण आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि सर जो आज के टाइम में हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, मैनेजर्स की बात कर रहे हैं, वो पर्सनल बायसनेस के बेसिस पे अपने डिसीजन दे रहे हैं। तो सब्जेक्टिविटी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी जब वो किसी ना किसी चीज़ को जब इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ उसकी बायसनेस होगी, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिजल्ट को मैनिपुलेट करेंगी। तो ये भी एक नुकसान है। नेक्स्ट आता है सर नॉट अ डिसीजन मेकिंग टूल। आपने ऊपर इतनी बार कहा सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक डिसीजन मेकिंग टूल है, क्या सच में वो एक डिसीजन मेकिंग टूल है? अरे नहीं सर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन नो डाउट, बट ये डिसीजन मेकिंग टूल नहीं है। आप इससे इंफॉर्मेशन ले सकते हो, वो इंफॉर्मेशन आपके लिए डिसीजन लेने के लायक है कि नहीं, ये आपको डिसीजन लेकर ही, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उन चीज़ों से डिसीजन ले पा रहे हो कि नहीं। ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल देगा कि जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है वो आपको दी जा रही है। क्योंकि फाइनल कॉल जो होती है ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर डिसीजन लेने की, वो डिपेंड करेगी मैनेजर्स यानी ह्यूमन जजमेंट पे और ह्यूमन के एक्सपीरियंस पे। और यू नो वेरी वेल ह्यूमन जजमेंट जहाँ पे भी इन्वॉल्व है वहाँ पे लिमिटेशन तो आएगी उस चीज़ की, राइट। नेक्स्ट आता है सर रेजिस्टेंस टू चेंज। ऑब्वियसली सर बात अगर हम करें तो नया मैनेजमेंट अगर आप लेकर आते हो, मतलब नई मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर आप लेकर आते हो अपने बिजनेस के अंदर, तो एम्प्लॉयज़ भाई पहली चीज़ों को ही काफ़ी ज़्यादा नकारते रहते हैं, रेसिस्ट करते रहते हैं। तो वो एक नई चीज़ को लेकर आने से पहले काफ़ी बार रेसिस्ट करेंगे। तो एम्प्लॉयज़ के रेसिस्टेंस को हैंडल आउट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, क्योंकि उनको कंफर्टेबल फील कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उनकी कंफर्टेबिलिटी में मैनेजमेंट अकाउंटिंग आने के बाद कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है तो वो इस चेंज को रेसिस्ट करेंगे। तो रेसिस्टेंस टू चेंज भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके कंफर्टेबल वे में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग आने के बाद, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर ऑब्वियसली बात है ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ भी नया आ रहा है तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इन चीज़ों में रेसिस्ट करते हैं। तो ये भी एक लिमिटेशन आपको मिलती है। अब सर दो और मेन लिमिटेशंस क्या हैं। सबसे पहली, अब नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्या है सर, एक्सपर्ट रिक्वायरमेंट। ऑफ कोर्स देखो मैनेजर्स ने डिसीजन लेने हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ने जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन थी उसके ऊपर डिसीजन लेने हैं, तो आपको एक्सपर्ट्स तो चाहिए सर। मतलब मैनेजर एक्सपर्ट होंगे तो वही तो डिसीजन ले पाएंगे ना। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कहीं ना कहीं हमें फाइनेंशियल एक्सपर्टीज चाहिए, जो कि स्मॉल बिजनेस
के पास इतना स्टाफ तो होता नहीं है। अगर वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ले भी आती है तो सर उसके अंदर स्किल स्टाफ का होना भी बहुत मुश्किल है। अगर स्किल स्टाफ वो लेकर आना चाहती है तो सर उसमें एक्सपेंस बहुत लगेगा। तो ये प्रॉब्लम तो उनको फेस करनी पड़ेगी। एंड द लास्ट वन इज सर फोकस ऑन द नंबर नॉट द पीपल। देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग ना सिर्फ नंबर के ऊपर फोकस करती है, पीपल के ऊपर नहीं। कैसे सर? देखो जब हम बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर रिलाई करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं हम ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ नंबर्स की बात में, मतलब नंबर्स में हम बात कर रहे हैं, पीपल के ऊपर बात नहीं कर रहे। यानी हम सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। सर क्या मतलब? अरे भाई देखो, हम पीपल की बात नहीं करते, हम सिर्फ नंबर की बात करते हैं। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हम जो भी चीज़ें जैसे कैश फ्लो रेशियो एनालिसिस, ये सारी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के ऊपर बात करने वाली चीज़ें हैं। हम क्वालिटेटिव फैक्टर्स को यहाँ इग्नोर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो ये नुकसान आ जाता, मतलब ये प्रॉब्लम आती है, ये लिमिटेशन है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर हमें बैलेंस बना के रखना पड़ेगा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फैक्टर में। जबकि हम सिर्फ नंबर्स के ऊपर फोकस करते हैं, मींस हम सिर्फ क्वांटिटेटिव चीज़ों को लेकर आने की कोशिश करते हैं, क्वालिटेटिव को इग्नोर कर देते हैं, जिससे हमें ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। एम्प्लॉय मोराल हम अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं रखेंगे ध्यान में तो कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये एक कुछ ना कुछ मतलब ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं या ये कुछ लिमिटेशंस हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। अगर आप लेकर आते हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपने कंपनी के अंदर तो ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को ज़रूर मिलेंगी। तो दैट्स ऑल। ठीक है सर, तो ये हो गया आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। टोटली 9 पॉइंट्स एडवांटेज और 7 पॉइंट्स आपके लिमिटेशंस के हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया आप सभी के लिए। तो इसके जो नोट्स हैं टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को जाते जाते ज़रूर लाइक और शेयर करके जाइएगा, और अगर नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।